हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि आप रिवीजन चाहते हैं या ओल्ड पेपर डिस्कस करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे व्यू मुझे प्राप्त हुए, कुछ रिवीजन के लिए तैयार हुए हैं, कुछ ओल्ड पेपर के लिए। ज़्यादातर बच्चों का ये रिस्पॉन्स है कि पुराने पेपर डिस्कस किए जाए, तो इसलिए मैं पुराने पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ आज से। ये आज मैंने जो पेपर लिया है ये लास्ट ईयर का पेपर है, जो अगस्त 2019 में एम्प्लॉयबिलिटी का पेपर आया था। ये बोर्ड का पेपर है, एनसीवीटी का। इस तरह का पेपर आपको प्राप्त होता है। ये पेपर बाइलिंगुअल होता है, अर्थात 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। आपको दोनों ही लैंग्वेज कंसीडर करनी है। प्रायोरिटी अपने को कोशिश करनी है, यही रखना है कि जो इंग्लिश वाले हैं उनको वर्ड्स को भी अपने को ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, हिंदी के वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते, तो हम इंग्लिश वाला वर्जन देख के उसका सही आंसर टिक कर सकते हैं। या कई बार ये होता है कि दोनों को मिक्सचर करके हमें आंसर सही आंसर का पता लगाना होता है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वर्डिंग क्या कह रही है। आपका ये पेपर 1.5 आवर का होता है, 90 मिनट का होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 17 मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए। 17 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, जिसका आना अनिवार्य है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए कि हमें 9 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं एग्जाम में पास होने के लिए। इजी पेपर आता है, 10 से 12 क्वेश्चन आप एक बार में पढ़ते ही कर पाएंगे, इस तरह का होता है पेपर। लो लेवल से लेके हाई लेवल तक का पेपर होता है। करंट का भी कुछ, लास्ट ईयर इन्होंने करंट के भी 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन पेपर को डिस्कस करते हैं। ये इस तरह का पेपर आता है, एक तरफ इंग्लिश में होता है और एक तरफ हिंदी में होता है। पहले इंग्लिश होता है, फिर हिंदी में होता है। मैंने पूरा पेपर आपकी सुविधा के लिए डाल दिया है। आप वीडियो को पॉज करके पेपर इंग्लिश और हिंदी में दोनों देख सकते हैं। ये देखो, मैंने पेपर पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन आपके लिए पेपर में डाल दिए, पीपीटी में डाल दिए हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पीपीटी में टिक करना, आंसर टिक करना इजी नहीं रहेगा, तो मैं पेंट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आंसर भी टिक कर सकें इजीली। तो पहला क्वेश्चन है, उच्चारण से आप क्या समझते हैं? उच्चारण क्या है? प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्या होता है उच्चारण? किसी भी शब्द को अच्छे से बोलना, उसका सही अर्थ जानना, समझना कि वर्ड क्या कह रहा है। कई बार क्या होता है, एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, तो वो किस सेंस में बोला जा रहा है उसे हमें पता होना, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कथन की अभिव्यक्ति। कथन की अभिव्यक्ति, ये इसका आंसर सही है। कई बच्चे ये करेक्टर ऑप्शन बी टिक करके आएंगे, किसी करेक्टर को बोलने का तरीका। ये बोलने का तरीका नहीं है, ये उसकी अभिव्यक्ति है, समझने का तरीका है। उच्चारण स्पष्ट होगा तभी तो हमें पता लग पाएगा। अब जैसे सी को कै भी बोला जाता है और सी को सै भी बोला जाता है, तो उसको किस तरह से, किस सेंटेंस के साथ अपन यूज कर रहे हैं, किस
वर्ड के साथ यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर के साथ यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टेंस का क्वेश्चन है ये, दिस हाउस ब्लैंक इन 1970 बाय माई ग्रैंडफादर। सही विकल्प का चयन करना है कि ये घर है मेरे दादाजी द्वारा 1970 में बनाया गया था। तो इसके लिए पास्ट टेंस आएगा वाज बिल्ट, वाज बिल्ट। नेक्स्ट है लेखक ब्लैंक के लिए लिखता है। लेखक किसके लिए लिखता है? सूचना देने के लिए लिखता है, सूचना प्राप्त करने के लिए, अंतराल बनाने के लिए, ये सभी लगभग बच्चे ये सभी टिक करके आएंगे। लेखक लिखता है सूचना देने के लिए। ये जो बुक बनी है या कुछ गाइड वगैरह बनती है तो हमें जानकारी देने के लिए बनाई जाती है। वो लेखक लिख रहा है तो हमारी नॉलेज के लिए लिख रहा है, वो खुद सूचना नहीं प्राप्त कर रहा उसने तो पहले से कहीं से प्राप्त कर ली, वो हमें देना चाह रहा है, जानकारी हमें देना चाह रहा है, सूचना हमें देना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक द स्टेप व्हेन यू गो इन, माइंड द स्टेप व्हेन यू गो इन, माइंड द स्टेप व्हेन यू गो इन। जब आप अंदर जाओ तो स्टेप सोच समझ के, हम कहते हैं सोच समझ के आगे बढ़ो, तो वो वाली चीज़ है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है। सीपीयू में 3 चीज़ें होती हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन में एएलयू, सीयू और मेमोरी है, मेमोरी किसी में भी नहीं है, तो इसलिए एएलयू और सीयू वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, एएलयू और सीयू। ये एक सीपीयू में होता है। अगर इसके साथ मेमोरी और लिखा होता तो वो भी ऑप्शन सही होता। रोम अलग से होती है, एएलयू पार्ट होता है नो डाउट, लेकिन रोम सीपीयू का पार्ट नहीं है, ना ही रैम सीपीयू का पार्ट है, ओएमआर तो है ही अलग चीज, ठीक है ना। रोम होती है रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओएमआर होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। ये मैं पिछली क्लासों में आपको इनकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ। नेक्स्ट है तिथि और समय पर प्रदर्शित होता है। कौन सी बार पर तिथि और समय प्रदर्शित होता है? ये देखो, जो ये हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो इस पे ये तिथि और समय, ये देखो कोने में आपको दिख रहा है, यहाँ माउस मैंने कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे टाइम और डेट दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी बार है? इस बार को क्या बोलते हैं? ये नीचे वाली जो बार है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आपको नीचे बार दिखाई दे रही है कंप्यूटर में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? टास्क बार। नेक्स्ट है सक्रिय सेल के एड्रेस को प्रदर्शित करता है नेम बॉक्स। कौन करता है? नेम बॉक्स। जो आपकी एक्टिव सेल होती है उसका नेम शो करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क की एक सतह संबंधित होती है। नेटवर्क की सतह पैकेट से संबंधित होती है। नेटवर्क में जो भी सूचना भेजी जाती है वो पैकेट के थ्रू भेजी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है संदेश वह संकेतक है जो कार्य करता है ग्राही के लिए प्रेरक का कार्य करता है। दर्शकों के लिए, समूह के लिए प्रेरक की तरह नहीं, ध्वनि को कम करने के लिए नहीं, वक्ता के लिए प्रेरक की नहीं, जो प्राप्त करने वाला है उसके लिए प्रेरक की तरह काम करता है। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति एक प्रक्रिया है। शारीरिक? नो। मनोवैज्ञानिक? यह। सांस्कृतिक? नो। सामाजिक? नो। तो ये क्या है? एक फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एक क्या है? प्रक्रिया है जो सुनना है, स्मरण शक्ति है जो। जब तक हमारा किसी पर की तरफ ध्यान नहीं होगा हम उसको सुन नहीं पाएंगे। हम चाहे फिजिकली वहाँ मौजूद हो तो भी हमें पता नहीं लगेगा कि वो क्या कह रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, स्व जागरूकता का बोध सीधे से ब्लैंक होता है, किससे होता है? हार्ट से? ना। व्यक्तित्व? बिल्कुल। व्यक्तित्व से क्या होता है? अपने आप को जागृत करने का बोध होता है, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी से हमारा हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। मनुष्य और समाज से ज़्यादा प्रायोरिटी व्यक्तित्व की होती है कि उससे हम क्या होते हैं? जागरूक होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इंटरव्यू के लिए आपको कब जाना चाहिए? इंटरव्यू के लिए हमें टाइम पे जाना चाहिए या टाइम से पहले जाना चाहिए? टाइम से पहले जाना चाहिए। और कितना पहले जाना चाहिए? एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको पहले पहुंचना ही चाहिए। किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप टाइमली पहुंचेंगे और टाइम से 30 मिनट पहले पहुंचेंगे। नेक्स्ट है NSIC, इसकी फुल फॉर्म मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है RBI के समर्थक संगठन है। RBI की फुल फॉर्म भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। RBI क्या है? रेगुलेटरी है बैंकों का, तो यहाँ पे ये IDBI एक बैंक है। ICICI अगर बैंक लिखा होता तो ये RBI के अंदर आ जाता। IFCI ये अलग चीज है। तो समर्थक संगठन कौन सा है? IDBI। IDBI क्या है? एक बैंक है। नेक्स्ट है ATM की फुल फॉर्म क्या है? ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब ये एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया, जो आप पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो आपको ध्यान में रहेगा। अक्टूबर 2014 में मापी गई भारत की नामिक GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल घरेलू उत्पाद कितनी थी? तो ये आई थिंक 2.047 ट्रिलियन थी, ठीक है। ये करंट की भी आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च करके करंट की GDP कितनी है वो आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? पासबुक प्रिंट कर सकते हैं? नो। आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग से। पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। डेबिट बिल का प्रयोग कर सकते हो? नहीं। क्रेडिट बिल का प्रयोग कर सकते हो? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। नेक्स्ट है GDP की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फिर से एक ही टॉपिक में से दूसरा क्वेश्चन उठा लिया गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्टिविटी वाले चैप्टर में इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है आपके लिए, डिस्कस किया हुआ है आपके लिए, तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, वर्तमान समय में स्टील का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश, ये भी एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया। तो जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम कौन था? चीन था, ठीक है। पहले कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लास्ट ईयर ये इस तरह के क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका जवाब देना हो सकता है आपके लिए टफ हो, लेकिन पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह, टीवी न्यूज़ आप अगर देखते हैं तो आपको इसके बारे में आइडिया रहेगा। नेक्स्ट है भौतिक जोखिम में शामिल है, फिजिकली हैजार्ड में क्या शामिल है? वायरस नहीं, परजीवी नहीं, उपयुक्त तापमान नहीं, अनुपयुक्त तापमान। क्या है? अनुपयुक्त तापमान। अगर सही टेम्परेचर नहीं होगा तो फिजिकली हैजार्ड होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है दुर्घटना क्या है? एक्सीडेंट क्या है? अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड ही तो है, अनुचित या अभद्र व्यवहार तो नहीं है। अपेक्षित घटना हमें थोड़ी पता उसके बारे में, अनापेक्षित घटना है। एक्सीडेंट क्या है? कभी पूछ के नहीं होता, हमें पता नहीं होता कब होगा ये, तो इसलिए क्या है ये अनापेक्षित घटना, जिसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं होती एक्सीडेंट जब होता है तब।
इनमें से किसे जैविक माना गया है? तो जैविक वो होगा जो जीवित होगा। तो जीवित, इसका आंसर सही क्या होगा? जीवित होगा। अजीवित जैविक नहीं होगा। लिथोस्फीयर भी जैविक नहीं होगा। हाथों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सबको पता है, दस्तानी यूज करते हैं। इनमें से क्या बायोडिग्रेडेबल जो कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में घुल मिल जाए ताकि पर्यावरण को हानि ना हो, ऐसी क्या चीज़ है जो प्रकृति में घुल मिल जाए जिससे कि प्रकृति को नुकसान ना हो, पोल्यूशन ना हो? लोहे की कील क्या घुल मिल जाती है? बिल्कुल नहीं मिलती। प्लास्टिक कभी नहीं ख़त्म होता। सिल्वर फॉयल नहीं ख़त्म होता। लेकिन चमड़ा क्या है? वो चमड़े की बेल्ट क्या है? अगर वो पृथ्वी में जाएगी तो वो घुल मिल जाएगी। पशुओं को दबाते हैं ना, चमड़ा किससे बनता है? पशुओं की चर्बी से ही तो पशुओं की खाल से ही तो बनता है। और पशुओं को क्यों दफनाया जाता है? पशुओं को ताकि वो पृथ्वी में या मिट्टी में घुल मिल जाए। तो इसलिए चमड़े की बेल्ट भी क्या है? घुल मिल जाएगी। नेक्स्ट है EPF और MP अधिनियम। ये एक्ट्स मैंने पढ़ाए थे, इसकी भी पूरी एक यूनिट है जिसके बारे में हमने वीडियो बनाए हुए हैं। तो उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। EPF और MP अधिनियम कब स्थापित किए गए थे? ये 1952 में स्थापित किए गए थे। 1992 में ये क्या 52 में क्या किए गए? स्थापित किए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये 25 के 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब मैंने जो आपको कहा था बीच में कुछ शॉर्ट टर्म्स आई थी, उनकी फुल फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ। EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, MP होता है मिसलिनियस प्रोविजंस। ये EPF का ही पार्ट है। ये दोनों एक साथ चलते हैं और ये 1952 में ये एक्ट बनाया गया था। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। इनकी फुल फॉर्म आई थिंक मैंने यूज़ नहीं की थी, तो इसलिए मैंने इनको आपके लिए लास्ट स्लाइड में यूज़ किया है। और CPU, CU, ALU, ROM इनकी पीछे के लेक्चर में मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अपन ने ये पेपर मुश्किल से 15 मिनट में डिस्कस कर लिया। तो आपके पास एग्ज़ाम में इस पेपर को करने के लिए 90 मिनट्स हैं। तो टाइम का सही यूटिलाइज करें। पहले पूरे पेपर को रीड करें, 20 से 25 मिनट पूरे पेपर को रीड करें। आपको OMR शीट भरने के लिए आधा घंटा पहले एंट्री दे दी जाती है। आप टाइम से एग्ज़ाम रूम में पहुँचें ताकि आप हड़बड़ाहट ना रहे, OMR शीट सही फिल करें। आपको आधा घंटा OMR शीट फिल करने के लिए एग्ज़ाम से पहले दिया जाता है, तो उसका ध्यान रखें। OMR शीट आराम से 10-15 मिनट में भरी जा सकती है ईजीली। उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर ऑनलाइन होते हैं तो आपको ये टाइम और कम लगेगा, इतनी डिटेल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी। आपको पेपर करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे, मोर देन 3 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए। तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है, 3.5 मिनट के लगभग आपको टाइम मिल रहा है। तो ये काफ़ी होता है। आप पहले पूरे पेपर के गॉन थ्रू हो, जो आपको लगता है फर्स्ट टाइम में टिक हो रहे हैं, आप 100% श्योर हो, उनको आप टिक कर दो, क्लिक कर दो। जिन पे लगता है डाउट है उनको छोड़ दो। तो आप पहले राउंड में जाओगे, आराम से 5 से 7 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे, देखते ही टिक कर दोगे। फिर दूसरा राउंड लगाओगे, 10 से 15 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे विदिन 40 मिनट्स। फिर भी आपके पास 50 मिनट बचेंगे। कोई 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप 50 मिनट में कर सकते हो, लास्ट के 50 मिनट में। उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कितना हो गया? 5 मिनट। जो कर चुके हो उनको तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपने 100% श्योर होने के बाद ही टिक किए हैं। सबसे पहले टिक वही क्वेश्चन करें जिस पे आप 100% श्योर हो, जल्दबाजी ना करें टिक करने। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।